प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, इनके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कैथोड रेज की अगर डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए कि कैथोड रेज की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, तो दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम विलियम क्रूक्स था, दूसरे साइंटिस्ट का नाम जूलियस बेकर था। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने 1879 में इस तरीके का डिस्चार्ज ट्यूब एपरेटस इन्होंने बनाया था और इसी एपरेटस के थ्रू इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी किया था। जब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था 1897 में। ईयर्स नीट और जेईई एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर्स कभी नहीं पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ईयर्स को याद करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि ये किस तरीके से डेवलप होता है, एक एक बात को ध्यान से समझते हैं। विलियम क्रूक्स और जूलियस बेकर ने एक ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब कैसे हो सकता है? आप इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट ग्लास का बना होता है, उसी तरीके से इन्होंने ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जिसकी लेंथ लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास थी। और यहाँ पर इन्होंने इसके दोनों जो था एंड पर, दोनों पोल्स पर मेटल की प्लेट लगा दी थी और इस मेटल की प्लेट को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया उसको एनोड प्लेट कहा, और ये एनोड प्लेट कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करते हैं उसको कैथोड प्लेट कहते हैं। ये कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। साथ ही साथ इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सक्शन पंप लगाया था। जैसे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एयर को यहाँ से जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर एयर का प्रेशर बहुत कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में एयर यहाँ पे फिल की जा सकती है। एयर का मतलब उस समय के एनवायरनमेंट में, उस समय के नेचर में हाइड्रोजन गैस साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो उन्होंने अपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ही लिया था। अभी इन्होंने जब बहुत हाई पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का करंट यहाँ पे फ्लो करवाया और प्रेशर जो था 10⁻² एटमॉस्फेयर रखा, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या देखा कि एक इनविजिबल, अब ये इनविजिबल है तो कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे इन्होंने एनोड प्लेट के पीछे की तरफ एक इस तरीके से जो था कोटिंग कर दिया, और ये कोटिंग किसका बना हुआ था? ये कोटिंग बना हुआ था जिंक सल्फाइड का बना हुआ था, या कैडमियम सल्फाइड की इन्होंने कोटिंग कर दी। अब यहाँ पर ये किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, किस तरीके से कैथोड रे डेवलप करता है, इसके बारे में जरा समझिएगा। जब इतने हाई पोटेंशियल का करंट इन्होंने लिया 10,000 वोल्ट का और प्रेशर बहुत कम रखा था 10⁻² एटमॉस्फेयर, या इसी को आप बोल सकते हो 0.01 एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ये कैथोड प्लेट गर्म हो गई, और साथ ही साथ जब कैथोड प्लेट गर्म हुआ तो क्या एनोड प्लेट गर्म नहीं होगा? होगा। ये दोनों जो है प्लेट हैं, इलेक्ट्रोड हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, यानी कि मैटर है, और कोई भी मैटर होगा तो वो मैटर एटम से मिलकर बना होगा। अब जब एटम है तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है कि एनोड प्लेट यहाँ पर भी गर्म होता है। जब एनोड प्लेट गर्म हुआ तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन वो भी एक्साइटेड होंगे, लेकिन एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, उसको लूज नहीं होने देता है, उसको रिलीज नहीं होने देता है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ? ये कैथोड प्लेट गर्म हुआ, कैथोड प्लेट जो गर्म हुआ तो कैथोड प्लेट जो एटम से मिलकर बना है, एटम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर सरफेस पर आए। अब ये कैथोड प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी जितना नेगेटिवली चार्ज है, तो लाइट चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। जब लाइट चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एटम के सरफेस पर आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एनोड पार्शियली चार्ज है, ये भी जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जितना जो रेज निकलती है वो रेज इनविजिबल होती है। उसी रेज को देखने के लिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। जब जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं तो ये जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड क्या करेगा? ये जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड पर स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने पर जिंक सल्फाइड किस कलर का जो ग्लो देता है? ये डीप ग्रीन कलर का ग्लो देता है। और कैडमियम सल्फाइड जो कैसा ग्लो देता है? ये डीप येलो कलर का ग्लो देता है। एक मिनट, ये डीप येलो कलर का ग्लो देता है।
अब इस यहाँ पर आप देखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, जैसे सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, ये कौन सा है, ये आप देख रहे हो कि ये कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट से तो इलेक्ट्रॉन जो तो बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से टकराता है, हाइड्रोजन गैस के। जब हाइड्रोजन से टकराता है तो हाइड्रोजन गैस के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा। ऐसे यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, गैस के एटम्स इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो कैसे, ये कैथोड प्लेट से निकलता है और किधर जाता हुआ लगता है, ये एनोड प्लेट की तरफ आता हुआ लगता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज, इस नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग इस कैथोड रेज के बारे में देखें तो कैथोड रेज आपको समझ में आ गया होगा कि कैथोड रेज किस तरीके से डेवलप हुआ। यहाँ पे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी जो किसने जो स्टडी किया था, जे थॉमसन साहब ने जो स्टडी किया था। कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज जो स्ट्रेट पाथ में जो ट्रेवल करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, जिस तरीके से लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, अगर उसके रास्ते में कोई भी जो बॉडी लाया जाए तो वो इमेज बना लेता है, परछाई बनाता है। इसी तरीके से ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, लाइट की जैसी प्रॉपर्टी होती है। इसमें हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। ये कैसे पता चलेगा, अगर रास्ते में कोई मेटल की प्लेट लाया जाए तो उस मेटल की प्लेट को ये इतना गर्म कर देता है कि मेटल की प्लेट लाल रंग की हो जाती है। इससे पता चलता है कि इसमें हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। फिर कैथोड रेज के बारे में देखा गया कि कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो यहाँ पे ये सारी जो प्रॉपर्टी किसने जो बताई थी, जे थॉमसन ने बताई थी। जब जे थॉमसन साहब ने बताई थी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जे थॉमसन को जाता है, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर को नहीं जाता है। विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने केवल कैथोड रेज के बारे में बताया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब ये पार्टिकल है तो कोई भी पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का कुछ न कुछ मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg एसआई सिस्टम में होता है, जबकि अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में देखें तो ये 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। 1 kg = 10³ ग्राम होता है। तो जब इसमें 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। फिर अगर ये देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। इस यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू -1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है, और ये सबसे छोटी चार्ज वैल्यू होती है। इससे छोटी चार्ज वैल्यू होती ही नहीं है। इस यूनिट वर्ड का मतलब ये हुआ। और ये जो कूलाम आप देख रहे हो -1.602 × 10⁻19 कूलाम, ये एसआई सिस्टम में हुआ। जबकि अगर सीजीएस सिस्टम की बात किया जाए तो सीजीएस सिस्टम में यही वैल्यू -4.803 × 10⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। ई मीन्स इलेक्ट्रो, यस मतलब स्टेट, यू मीन्स यूनिट। और ये किस सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी अगली जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैथोड रेज की स्पीड जो बहुत ही हाई होती है, और इतनी हाई होती है कि अगर जो मेटल की पतली प्लेट भी रखा जाए ना तो उसके आर पार चली जाती है, यानी कि इसमें जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट पाया जाता है। और अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के अलावा भी कोई दूसरा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी गैस है, तो उस गैस को आयोनाइज करने की टेंडेंसी इसमें पाई जाती है, यानी कि उस गैस के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल सकता है। तो इनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस है उस गैस को आयोनाइज कर सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए जो E/m की वैल्यू देखा जाए, यानी कि चार्ज बाई मास रेशियो देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलाम होगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वैल्यू रखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम होता है। ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और कई बार नीट और जेईई के एग्जाम में आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो वैल्यू कितना होता है। ये 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम होता है। अब इस वैल्यू के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी गैस हो, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है।
सभी गैस के लिए चार्ज बाई मास रेशियो वैल्यू कितना होगा, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये किसी भी मेटल का बना हो उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे गोल्ड का बना हो, सिल्वर का बना हो, प्लेटिनम का बना हो, कॉपर का बना हो, आयरन का बना हो, सबके लिए जो वैल्यू यही होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है और यही वैल्यू बार बार जो पूछी जाती है नीट और जेईई के एग्जाम में पूछी जाती है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये एक्सरे डेवलप करता है। और एक्सरे जो कब डेवलप करता है, जब ये किसी भी हैवी मेटल के सरफेस पर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा। अब हैवी मेटल जो क्या हुआ, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है। लेकिन आपने देखा होगा कि बुक्स में, मॉड्यूल्स में जो है टंगस्टन और मॉलिब्डेनम के बारे में ही लिखा होता है। जो एक्सरे डेवलप करने की टेंडेंसी होती है वो किसी भी मेटल के साथ होती है, किसी भी मेटल के साथ होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो बात है कि गोल्ड और टंगस्टन के बारे में ही क्यों लिखा होता है, तो मैं आपको जो डीप स्टडी बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा और ये जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आप जानते हो कि अगर हम जो टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। मॉलिब्डेनम की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। एटॉमिक नंबर हाई है मतलब जो प्रोटॉन के नंबर बहुत हाई होते हैं। साथ ही साथ जो दोनों मेटल्स की खासियत ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर मॉलिब्डेनम की बात करते हैं तो इसका लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में। पहली बात तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और दूसरी बात इसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, यानी कि प्रोटॉन्स इसमें सफिशिएंट प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से जो कैथोड रे जो बहुत तेजी से जो जाती है और जब तेजी से जाएगी जो तो ऐसी कंडीशन में जैसे वो किसी जो मॉलिब्डेनम या जो टंगस्टन के सरफेस से टकराएगी तो बहुत तेजी से जाने पर जैसे टकराती है, टकराने के बाद जो उसकी स्पीड जो काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो यही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाती है, या हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही कुछ पार्ट जो एक्सरे का होता है। तो क्वेश्चन आया कि क्या अगर हम लोग टंगस्टन और मॉलिब्डेनम की जगह कोई दूसरा मेटल लेते हैं, आयरन लें, गोल्ड लें, सिल्वर लें, प्लेटिनम लें, तो क्या इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा? कोबाल्ट निकल के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा? दिखाई देगा। वहां भी जो एक्सरे डेवलप होगा, लेकिन एक्सरे इतना जो है इफेक्टिवली डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो होता है, साथ ही साथ वेवलेंथ रेंज में भी जितना डिफरेंस आता है। इस वजह से यहाँ पे जितना मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में लिया जाता है, प्लेटिनम भी ले सकते हो, कॉपर, कोई भी मेटल ले सकते हो, याद रखना। तो ये एक्सरे डेवलप करता है, ये बहुत डीप एनालिसिस है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अगर रास्ते में जो कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जो यहाँ पर मैं जो रास्ते में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो कैथोड रे जो किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है पोल और ये नेगेटिव पोल है, तो ये किधर जो है बेंट हो जाते हैं? ये पॉजिटिव पोल की तरफ बेंट हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी जो यही चीज अप्लाई होगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और ये कॉन्सेप्ट जो क्या है, ये लॉरेंज फोर्स का है। लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इसका एक फॉर्मूला है, ये F इक्वल टू क्यू, ये V इंटू बी। ये F क्या है? दिस इज द फोर्स, Q इज द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। और B क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है B। तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि अगर कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई होता है, अगर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है तो वहीं पर एनोड रेज होता साउथ पोल की तरफ जाएगा। और अगर कैथोड रेज का डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ है तो एनोड रेज होता है नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पोल की तरफ जो है कैथोड रेज जाएगा या एनोड रेज जाएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्लास में जो अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है, लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये जरा देखिएगा। प्रश्न ये है
कि अगर जो तो 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर हुआ तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, लाइट ग्लो होगी या नहीं होगी। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करंट और जो लाइट ग्लो है ये नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जितना प्रेशर हमको रिड्यूस करना पड़ता है और प्रेशर रिड्यूस करके 10⁻² एटमॉस्फेयर करते हैं। अब बात ये हुई कि भाई करंट जितना फ्लो क्यों नहीं होता, लाइट ग्लो क्यों नहीं होता। जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो यहाँ पर जो गैस सब्सटेंस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई तो वो बिल्कुल जितना ठूस ठूस के भरी गई है। वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है गैस सब्सटेंस से इफेक्टिवली टकरा नहीं पाता है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है, उसका फ्री मीन पाथ वैल्यू बहुत कम रह जाता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ नहीं पाएगा, करंट का फ्लो नहीं होता है और साथ ही साथ जो लाइट भी ग्लो नहीं हो पाता है। क्यों लाइट ग्लो नहीं हो पाता है? क्योंकि जो गैस है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ पाता है। लाइट का ग्लो कैसे होता है? जब कोई भी एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद जो वहां पे 10⁻8 से लेकर 10⁻11 सेकंड तक रुकता है, फिर जो है अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो तो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से लाइट ग्लो भी नहीं हो पाएगा, एटम भी एक्साइटेड नहीं हो पाता है। अब जब हम लोग यहाँ पर जो प्रेशर जो है 10⁻² जो एटमॉस्फेयर कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे करंट भी जो फ्लो होगा और लाइट भी जो ग्लो होगा। ये दोनों जो प्रोसेस हम लोग को दिखाई पड़ेगा। जब 10⁻² एटमॉस्फेयर हम लोगों ने कर दिया तो इसका मतलब जो क्या हुआ कि अब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है वो गैस सफिशिएंट प्रेजेंट है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो क्राउड में नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए जो प्रॉपर जो स्पेस मिल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इफेक्टिवली जो स्ट्राइक कर रहा है। जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ जो है इफेक्टिवली स्ट्राइक कर रहा है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल रहा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम्स को जो एक्साइट भी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो भी होता है और लाइट भी ग्लो होता है। लेकिन जब मैं इसी प्रेशर को 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर देता हूँ और ये प्रेशर जो बहुत कम हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करंट का फ्लो होगा, लाइट ग्लो होगा क्या? जब 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया तो यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो बहुत रेयर है, जो बहुत कम है। तो जब बहुत कम है तो यहाँ पर कैथोड प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एनोड प्लेट की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो तो होगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल सफिशिएंट नंबर में है ही नहीं, एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो है ही नहीं, जिसकी वजह से जो आप क्या देखोगे, ये जो लाइट ग्लो है ये लाइट ग्लो नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जो बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। अगर आपको नीट और जेईई में जो अच्छा रैंक लाना है, सिलेक्ट होना है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं जो बात करता हूं कि कैथोड रेज मुझे डिफाइन करना है कि कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आइए देखिए कैथोड रेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैथोड रेज ऐसे रेज होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिस पर चार्ज की वैल्यू -1.602 × 10⁻19 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका मास हाइड्रोजन एटम के मास के कंपेयर में 1/1837 टाइम्स होता है। तो मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इट इज या इट हैव यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑफ -1.602 × 10⁻19 कूलम। ये ऐसा सिस्टम में है, एंड इट्स मास इज 1/1837 टाइम, या राउंड फिगर में जो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1840 टाइम्स देन द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो ये डिफिनेशन आपको क्लास 11th के सब्जेक्टिव
फॉर्म में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये दो डेटा याद रखिएगा कि इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, -1.602 × 10⁻19 कूलम होगा। और अगर इसका मास देखा जाए तो कितना होगा, 1/1837 टाइम्स, या राउंड फिगर में 1840 भी आप लिख देते हैं, 1/1840 टाइम्स एज कम्पेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तब भी ये गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से जो था आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैथोड रेज के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, कैथोड रेज की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं इन सब के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने जो ये भी देखा कि एक्सरे जो कैसे जो है डेवलप होता है। एक्सरे में जो हमने देखा, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज या हाई स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स जब किसी हैवी मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हुआ, इसके सरफेस से टकराता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन का। जब ब्रेकिंग रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट काम करता है तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे डेवलप करने का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सारी बातें हो गई, ये आप याद रखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।